नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं शरद पाटिल, कक्षा 9, विषय हिंदी। उसमें से हम आज व्याकरण, इसका विभाग कहानी लेखन, इसका अध्ययन आज करने वाले हैं। कहानी लेखन का या कहानी का हम जैसे शब्द सुनते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे जो है वह चहक उठते हैं, खुश हो जाते हैं। बच्चों को परियों, भूतों, यो राजा रानी की कहानी में बड़ा आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को हम कहानी कह सकते हैं। बालकों को कहानी बहुत ही प्रिय होती है। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत ही चाव होता है, बहुत ही ख्वाहिश होती है। हम देखते हैं कि कहानी जो है वो कहानियों के अलग अलग प्रकार हमें दिखाई देते हैं। जैसे चित्र के या तस्वीर के माध्यम से हम देखते हैं कि प्राणियों के माध्यम से खरगोश और कछुए की एक कहानी, प्राणियों की कहानियाँ, जंगल की कहानी हम देखते हैं। ये कहानियों के प्रकार है। परियों की कहानी, जादुई कहानियाँ या जादू की कहानियाँ, ये सभी अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हमें सुनने में बहुत ही रोचक, बहुत ही खुशी, बहुत ही चाव उत्पन्न होती रहती हैं। राजा रानी की कहानी, नानी या दादी से सुनने के लिए हम जिद करते हैं उनकी कहानियाँ। साधु संतों की कहानियाँ, भूतों प्रेतों की कहानियाँ, ये सब कहानियाँ हमें सुनने और सुनाने में बहुत ही खुशी उत्पन्न होती है। अगर हमें ऐसी किताब मिल जाए तो हमारा पढ़ने में भी मन लग जाता है। आजकल कहानी जो है हर एक को पसंद आ रही है, क्योंकि आजकल मनुष्य एकाकी जीवन का अनुभव बहुत कर रहा है। तब ऐसे कहानियों की किताब हमें अपने जीवन में दिलचस्प और खुशी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण एक माध्यम का काम करती हुई दिखाई देती है। आज हम देखते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। पहले तो कहानी जो है साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। हर एक जो साहित्य का प्रकार है, हम कोई भी किताब अगर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में ढूंढते हैं तो पहले हम कहानियों की किताब देखते हैं, क्योंकि कहानियों की किताब से हमें खुशी भी तो मिलती है, लेकिन हमें कोई सीख भी उससे प्राप्त होती है। तो कहानी क्या है? प्रेमचंद जी के अनुसार उन्होंने लिखा है कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते रहते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान यानी बाग नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं। यानी अलग अलग प्रकार के जो बाग में हम फूल या पौधे देखते हैं वैसे नहीं हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य समुद्रत रूप में होता है। जैसे एक ही गमले में से वो कहानी निकलती हुई दिखाई देती है। सुंदर ऐसी व्याख्या प्रेमचंद जी ने की है।
कहानी की व्याख्या के तौर पर हम देखते हैं कि परिभाषा, जब किसी घटना, विचार, जीवन से जुड़ी बातों को किसी विशेष उद्देश्य के साथ मौखिक या लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो उसे ही कहानी कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भी बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी की व्याख्या की है। उनके अनुसार सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना कहानी का उद्देश्य है। अज्ञे जी के अनुसार कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। देखिए सुंदर व्याख्या की है, कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती, उसे कहानी कहते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन, उसे भी हम कहानी कह सकते हैं। कहानियाँ जो है वो लिखने की भी एक कला है। कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन पहले छात्रों को दी गई रूपरेखा के आधार पर हम कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो आज हम कहानी तो अलग अलग प्रकार की रहती है, संकेत के अनुसार अधूरी कहानी पूरा करना, लेकिन यहाँ परीक्षा में हमें रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना है। तो इसका अध्ययन करेंगे कि कहानी रूपरेखा के आधार पर किस तरह से कहानी लिखी जाती है। आज कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है। हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर पहले प्राणी, पशु, देवी देवता या जादुई परी ऐसी कहानियाँ रहती थी, लेकिन आजकल मनुष्य, देव या दानव नहीं है। कहानी का मुख्य विषय मनुष्य। पशु के लिए भी कहानी में अब कोई जगह नहीं ली। हम देखते हैं कि हाँ, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिससे मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना व्यक्त होती है। देवी देवताओं, दानवों और पशु पक्षियों का समय अब समाप्त हो गया है। पहले कहानी जो है वह शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दोनों के स्थान पर कौतूहल जगाने में जो कहानी सक्षम हो वही सफल समझी जाती है, क्योंकि कहानी जो है वह प्रेरणा स्रोत बन गई है मनुष्यों में। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसका उदाहरण हमें कहानी में देखने को मिलता है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। मनोरंजन के लिए कहानी लिखी जाती है। कौतूहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, किस तरह से अपने में बदलाव लाना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए और अपने ध्येय जो है वह ध्येय प्राप्त करना चाहिए। तो उस प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह से बार बार असफल होने पर भी सफलता किस तरह से हासिल करनी चाहिए, उसका एक दृष्टांत, उससे जो बोध है वह कहानी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। आज की कहानी में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक बल दिया जाता है। आज का मनुष्य यह जानने लगा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वो किसी के हाथ का खिलौना नहीं। अंततः आज की कहानियों का आधार जीवन का संघर्ष है। आज देख रहे हैं कि मनुष्य को जीवन में जीने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। वैसा संघर्ष का उदाहरण हमें कहानियों के माध्यम से देखने को मिलता है। प्राचीन कहानियों का उद्देश्य रस का परिपाक था। आज की कहानी का लक्ष्य विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। व्यक्ति वैचित्र्य दिखाना उसका मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व अधिक बढ़ा है। पहले जहाँ कहानी का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता है था, वहाँ आज घटनाओं को महत्व न देकर मानव मन के किसी एक भाव, विचार और अनुभूति को व्यक्त करना है। प्रेमचंद ने इस संबंध में स्पष्ट लिखा है, कहानी का आधार अब घटना नहीं है, अनुभूति है। हमने प्रेमचंद की व्याख्या देखी, उन्होंने वैसा ही कहा कि कहानी का आधार
अब घटना नहीं, क्या है, अनुभूति। हमने जो जीवन में अनुभव प्राप्त किया है उस अनुभव का एक माध्यम कहानी है। प्राचीन कहानी समिष्टिवादी थी, सबके हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। आज की कहानी व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करती है। मनोवैज्ञानिकों ने मानव मन के जिन स्तरों की खोज की है, उन स्तरों की गहराई में उतरकर मानवीय सत्य को खोलकर उपस्थित करना आज के कहानीकार का मुख्य लक्ष्य में दिखाई देता है। तो कहानियों की विशेषता में आकार की लघुता, संवेदना की एकता, सत्य का आधार, कल्पना, रोचकता, मनोवैज्ञानिकता और सक्रियता, पात्रों की न्यूनता, स्थान, काल और पात्र, जीवन की घटना, स्थिति विशेष का मार्मिक चित्रण, यथार्थता, परिस्थिति की सरलता, उद्देश्य की स्पष्टता, ये कहानी की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। हम कहानी के अंग देखते हैं। कहानी के 4 अंग होते हैं: कथावस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य, कथोपकथन। कहानी का पहला अंग है कथावस्तु। कथावस्तु कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। यह संक्षिप्त होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कथावस्तु कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। इसीलिए कथा की नक्शा जो है, प्रारंभिक नक्शा होने के कारण कहानी की कथावस्तु किस तरह से लिखनी चाहिए यह हमें पहले तय कर लेना चाहिए। कहानी की कथावस्तु आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। कहानी की कथावस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। इसलिए हमें कहानी लिखते समय पहले कथावस्तु, छात्रों को कहानी लिखते समय रूपरेखा को देखना है और रूपरेखा के आधार पर अपनी कथावस्तु तय करनी है। दूसरा अंग है कहानी के पात्र या चरित्र। कथावस्तु को विस्तार देने में पात्र और चरित्र चित्रण एक मुख्य अंग है। चरित्र चित्रण मुख्यतः 4 प्रकारों से होता है: वर्णन, संकेत, वार्तालाप और घटनाओं द्वारा। कहानी के पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परिया, राजा रानी या कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। तीसरा है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है। जब हम कहानी लिख रहे हैं, उस लिखने के बाद सामने वाले व्यक्ति को उससे शिक्षा प्राप्त करना है, बोध प्राप्त करना है। अंत कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। कहानी का चौथा अंग है कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। जो हम कहानी लिखते समय रूपरेखा के आधार पर पहले हम तय कर लेते हैं, ढांचा बना लेते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। उन पात्रों की जो बातचीत है उसे कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद ही कहानी को गति देते हैं। कहानी में भाषा शैली, देश काल का वातावरण, उससे अनुरूप सरस, रोचक और स्वाभाविक ऐसे कथानक, ऐसे संवाद उनमें होने चाहिए। तो एक कहानी के हमने अंग देखे। तो कहानी लेखन या कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि कहानी किस तरह से लिखनी चाहिए। लिखते समय अगर हम अच्छी तरह से ये बातें ध्यान में रखते हैं तो हमें कहानी लेखन में पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो पहली बात जो है ध्यान में रखने की, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति हमें समझ लेना चाहिए। जो रूपरेखा दी गई है उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। छात्र क्या करते हैं, परीक्षा में पेपर देखते ही बस एक एक रूपरेखा को आधार पर हम कहानी लिखते जाते हैं, लेकिन पूरी रूपरेखा पढ़ते नहीं हैं। पहले रूपरेखा को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
दूसरी बात है, रूपरेखा का विस्तार क्रमानुसार करना चाहिए। जो क्रम के अनुसार दी गई है उस क्रम के अनुसार ही उसका विस्तार हमें करना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें भूतकाल में लिखना चाहिए, नहीं तो हम भविष्य वर्तमान काल में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। भूतकाल में ही कहानी लेखन करनी चाहिए। पूरी कहानी लगभग 3-4 परिच्छेद में बांटनी चाहिए और उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी होना चाहिए। कहानी लिखते समय अगर हम परिच्छेद में अच्छी तरह से बांटते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छी तरह से करते हैं, तो कहानी आकर्षक और सुंदर भी दिखाई दे सकती है। कहानी के प्रसंगों को ध्यान में लेकर छोटा सा एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। कहानी का जो शीर्षक है वो प्रसंग पूरी कहानी लिखने के बाद हमें बाद में शीर्षक भी दे सकते हैं। पूरी कहानी लिखते समय में शीर्षक समझ में आएगा। शीर्षक छोटा सा होना चाहिए, 2 या 30 शब्दों में, बल्कि न वाक्यों में। कोई कोई छात्र वाक्यों में 1-2 लाइन में शीर्षक दे देते हैं, तो वह गलत है। कहानी के लिए 1-2 वाक्यों में सीख लिखनी चाहिए। सीख यानी बोध। लास्ट में हमें कहानी से हमें क्या बोध प्राप्त हुआ वह 1 या 2 वाक्यों में लिखना चाहिए। कहानी लिखते समय शुद्ध भाषा तथा मुहावरे तथा कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें मुहावरे कहावतें आते हैं और उस रूपरेखा के आधार पर वह मुहावरे और कहावतें और ठीक बैठते हैं, तो उसका प्रयोग हमें कहानी लिखते समय करना चाहिए। या रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक या बोध लिखे, ऐसा सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। या रूपरेखा दी गई है, एक गांव के बाहर रास्ते पर एक स्कूल, विद्यार्थियों का पढ़ने जाना, एक विद्यार्थी का परीक्षा में चोरी करने का इरादा। रूपरेखा दी गई है, पढ़ाई में ध्यान देना, प्रथम परीक्षा में चोरी का मौका न मिलना, अनुत्तीर्ण होना, फेल होना, पछतावा होना, चोरी न करने का संकल्प करना, पढ़ाई में जुट जाना, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, जीवन धन्य होना, चोरी न करने का इनाम, और आखिर में बोध या सीख, ये आपको लिखने हैं। ऐसी रूपरेखा परीक्षा में आपको दी जाएगी। तो इस रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो ये रूपरेखा पहले हमें पूरी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। समझ लेने के बाद हमें कहानी लिखना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे वो रूपरेखा पढ़ने के बाद हमने देखा कि रूपरेखा में दिया गया है कि अंत में वो सफल होता है, संकल्प करता है, तो संकल्प का बल, ये हमने शीर्षक दिया। कहानी की रूपरेखा देने के बाद हम रूपरेखा देखने के बाद काल्पनिक गांव का नाम देना है, काल्पनिक पात्रों का नाम देना है, और जो भी शहर या गांव या कोई भी व्यक्ति का हम नाम लेते हैं तो वो काल्पनिक कर सकते हैं, क्योंकि कहानी काल्पनिक होती है और वो भूतकाल में लिखी जाती है। इसलिए चंद्रपुर नाम का एक गांव था। गांव के बाहर से पक्की सड़क गुजरती थी। उसी के निकट एक स्कूल था। देखिए, रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। जो रूपरेखा दी गई थी उसके आधार पर जो एक गांव, यानी गांव का नाम लिखा है हमने चंद्रपुर। गांव के बाहर रास्ते पर एक स्कूल था, इसीलिए गांव के बाहर से पक्की सड़क गुजरती थी। उसी के निकट एक स्कूल था, ये रूपरेखा में दिया गया था, जिसमें चंद्रपुर के ही नहीं आसपास के गांवों के लड़के पढ़ने आते थे। क्योंकि हमें विस्तार देना है थोड़ा, इतना भी विस्तार नहीं देना है कि कहानी बहुत ही लंबी हो जाए। तो संक्षिप्त में कहानी का जो बोध है हमें वो समझ में लाना है और उसका विस्तार अच्छी तरह से करना है या परिचित करना है। सुरेश उसी स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। यहाँ कोई भी कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था।
खेल कूद और साथियों के साथ गप्पाबाजी से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे खेलकूद में बहुत ही दिलचस्पी थी। उसके माता पिता बहुत साधारण स्थिति के थे, गरीब परिवार के थे। सुरेश उनके एकलौती संतान था। सुरेश एकलौता पुत्र था उनका। परिचित करना है हमें। कुछ ही समय में प्रथम परीक्षा आ गई। सुरेश ने पढ़ाई तो की नहीं थी, पर उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था और नकल अच्छी तरह से कर सकता है, ऐसा उसे अपने आप पर बहुत ही भरोसा था। उसने परीक्षा में नकल करके पास होने का निश्चय कर लिया, परंतु परीक्षा में निरीक्षक की नज़र बहुत तेज थी। सुरेश को नकल करने का मौका नहीं मिला। वह परीक्षा में बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया। इससे उसके माता पिता बहुत दुखी हो गए, क्योंकि हर एक माता पिता को अपना पुत्र अगर फेल हो जाए तो अच्छा लग सकता है क्या? नहीं। तो उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। उन्हें दुखी देखकर सुरेश को भी बहुत पछतावा हुआ। अपने माता पिता को दुखी देखकर उसे पछतावा हुआ अनुत्तीर्ण होने के बाद। सुरेश ने संकल्प किया कि अब वह परीक्षा में कभी चोरी नहीं करेगा। उसने अब ठान लिया कि अब परीक्षा में कभी वो चोरी नहीं करेगा और मेहनत से पढ़ाई करके ही उत्तीर्ण होगा। बस फिर क्या था, वह दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट गया। अगली परीक्षा में वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उसके माता पिता को बहुत ही प्रसन्नता हुई। सफलता पाकर सुरेश को भी अपना जीवन धन्य लगा, क्योंकि अगर हम मेहनत से अच्छे अंक लाते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है, माँ बाप को भी खुशी होती है। और ऐसी सफलता पाकर सुरेश को भी अपना जीवन जो है वह धन्य होने लगा। वो मानने लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। सुरेश को लगा कि ये सफलता वास्तव में उसकी परीक्षा में चोरी न करने का एक इनाम है। अगर उसने चोरी करने का ही ठान लिया होता तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। उसने संकल्प किया और उस संकल्प को उसने प्राप्त करने के लिए उस पर कार्य भी किया। तो इस कहानी से हमें बोध मिलता है। हमें परिचित करके बोध या सीख लिखने सचमुच दृढ़ निश्चय और परिश्रम से असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं, संभव किया जा सकता है। हमें जो कार्य हमारे लिए असंभव लगता है उसे भी हम संभव बना सकते हैं। ऐसा इस कहानी से हमें बोध प्राप्त होता है। ऐसी कहानी आपको परीक्षा में लिखनी है। लिखते समय हमें ध्यान में रखना है कि कहानी अच्छी, संक्षिप्त में पूरा बोध उसमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कहानी लिखनी है, ना बल्कि रूपरेखा। ये तो बहुत सारे लड़के रूपरेखा को ही पूरी तरह से लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी लेखन किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कहानी किस तरह से लिखनी है। तो आपको अपने व्याकरण के नोट्स में जब पत्र लेखन हमने पिछले भाग में देखा था, उसके आगे कहानी लेखन लिखना है। कहानी लेखन लिखते समय जो बातें हैं वह भी आपको नोट्स में लिखनी है, कहानी के अंग। और एक कहानी जो हमने देखी वो कहानी भी आपको अपने नोट्स में लिखनी है, व्याकरण के नोट्स में। आज हम जो गृह कार्य में 2 कहानियाँ दे रहे हैं, तो ऐसी रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। पहली रूपरेखा, पहला सवाल दिया गया, एक राजा लड़ाई में हारना। ये रूपरेखा है। शत्रु का भय, जंगल में जाना, गुफा में छिपना, छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न, अनेक बार चढ़ना, गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर चढ़ाई करना, जीतना और बाद में आपको सीख या बोध लिखना है। ये पहली कहानी
गृह कार्य के लिए। अब दूसरी, 4 चोरों का मिलकर धन चुराना, बंटवारा करने के लिए जंगल में जाना, भूख लगना। 2 चोरों का मिठाई खरीदने के लिए नगर में जाना, नियत बिगड़ना, मिठाई में जहर मिलाना। इधर जंगल में दोनों चोरों के मन में भी पाप, मिठाई लाने वालों को मार डालने की युक्ति उन्होंने बनाई। हाथ मुंह धुलाने के को दोनों को कुएं पर ले जाते हैं, कुएं में ढकेल देते हैं। मिठाई खाकर 2 चोरों का भी मर जाना सीख। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी आपको ये दोनों कहानी अच्छी तरह से लिखनी है। रूपरेखा के दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना बहुत ही सरल है और आपको ठीक तरह से समझकर एक मजबूत शीर्षक देकर कहानी लिखनी है। विद्यार्थी मित्रों, स्मरण रखिए, कहानी लिखना एक प्रकार से एक उत्तम और बहुत ही आसान सवाल आपको परीक्षा में दिया जाएगा और पूरे के पूरे अंक इससे प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए अपने लेखन सुधार करने में तथा इसके साथ साथ अपनी कहानियों में अच्छी तरह से पात्र कथोपकथन, पात्र परिचय जो है वो ठीक से आपको करना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।